गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज मोशन इन प्लेन में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो एनसीईआरटी में है। एक एग्जाम्पल है आपका, और वो एग्जाम्पल बेस्ड है बिल्कुल उस टॉपिक पे जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। लास्ट लेक्चर में आपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने दो वेक्टर्स जो कि एक सर्टेन एंगल थीटा पे थे, उन दो एंगल्स का रिजल्टेंट निकाला था। कैसे निकाला था? आपने उसमें किया था कि मान लो एक वेक्टर है ये एक ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो गया है। दूसरा वेक्टर है बी, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ एंगल थीटा पे है, ये बी वेक्टर हो गया है। इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। ये दोनों वेक्टर्स की टेल एक पॉइंट पे रखी है, तो जब हम इनको रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहां जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा इस पॉइंट से, वो शुरू होगा और ये जो आपकी पैरेललोग्राम बनेगी उसका वो डायगोनल आएगा। तो यहां पे हमने किया था कुछ ऐसे। इस रिजल्टेंट को हम दोबारा ड्रॉ करते हैं और ये रिजल्टेंट इस डायगोनल से मिलेगा सीधा। ये जो डायगोनल आएगा इस डायगोनल के अलोंग ये रिजल्टेंट होगा। सो ये जो रिजल्टेंट आया, ये जो डायगोनल आया, इस डायगोनल के अलोंग रिजल्टेंट होगा। ये कौन सा डायगोनल है? वो डायगोनल है जो इस पॉइंट से, इस कॉमन पॉइंट से, ये दोनों वेक्टर्स का कॉमन पॉइंट था, उस कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो इस डायगोनल के अलोंग आपका रिजल्टेंट होगा। अब यहां पे ये जो वेक्टर बी था, क्या जितना उसका साइज है, जितनी वैल्यू उसकी है, ये भी बी ही होगा? पैरेललोग्राम है तो पैरेलल जो साइड्स होती है वो बराबर होंगी। तो ये बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये ए वेक्टर, तो ये भी ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यहां ए और बी के बीच एंगल बोला था हमने थीटा, और इस रिजल्टेंट ने जो ए के साथ बनाया था वो एंगल था अल्फा, और जो एंगल रिजल्टेंट ने बी के साथ बनाया वो एंगल हमने नाम दिया बीटा। ये जो एंगल है, यहां भी आप ले सकते हो, रिजल्टेंट और बी के बीच ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा, ये स्मॉल एंगल इस तरफ वाला, वो बनेगा बीटा। ये बीटा तो ये भी आएगा बीटा। तो यहां पे जो टोटल एंगल है वो है थीटा, तो हम ये कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। चलो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमने यहां से जो रिजल्टेंट निकाला था, वो रिजल्टेंट हमारे पास आया था आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। सो ये रिजल्टेंट जो आया वो आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट of these two vectors making an angle theta with each other। ये हमने रिजल्टेंट निकाल लिया था। उसके बाद ये जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू तो इतनी आ गई, लेकिन ये रिजल्टेंट कितने एंगल पे है? यहां मैंने बोला कि ये एंगल अल्फा पे है ए के साथ, बी के साथ है ये बीटा पे। तो यहां ये कितने एंगल पे है ये हमने सिर्फ बताया है अल्फा और बीटा, लेकिन अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। अगर हम वैल्यू निकालें तो यहां हम इस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि रिजल्टेंट ए के साथ कितने एंगल पे है अल्फा पे। इस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी वो हमने निकाली थी, 10 अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा।
इस तरह से हमने इसको निकाल लिया था। ये हमारा लॉ ऑफ कोसाइन था। अब दूसरा तरीका इस एंगल को निकालने का कि जो आर है, जो रिजल्टेंट है, वो ए और बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल निकालने का एक तरीका हमने ये देखा था और उसको हमने नाम दिया था लॉ ऑफ साइन। और वो था हमारे पास रिजल्टेंट अपॉन, ये जो रिजल्टेंट है उसके नीचे जो साइन आएगा उस साइन का एंगल आप क्या लेंगे, ये आएगा आर अपॉन साइन इक्वल्स टू ए अपॉन साइन इक्वल्स टू बी अपॉन साइन। लेकिन यहां हमने एंगल नहीं लिखा। इस आर अपॉन साइन के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल आएगा ए और बी के बीच कितना एंगल है, टोटल एंगल, वो है थीटा। तो रिजल्टेंट अपॉन साइन थीटा, ये बात ध्यान रखना, इक्वल्स टू ए अपॉन, ए जो वेक्टर है इसको हम स्मॉल ए लिख के चले हैं, तो ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। ये ए कितना एंगल है, यहां ए के साथ जो साइन है उस साइन पे कौन सा एंगल आएगा, आपको ध्यान हो वहां हमने लिखा था ए अपॉन साइन बीटा, मतलब अपोजिट, रिजल्टेंट के साथ ए बना रहा था अल्फा, बी बना रहा था बीटा। तो जब यहां हम लिखेंगे तो ए के साथ आएगा साइन बीटा और बी के साथ आएगा साइन अल्फा। ये चीज आप ध्यान रखिए, यही चीज जो हम एक न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम यूज करेंगे। अब यहां से अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं आर साइन थीटा इक्वल्स टू बी साइन अल्फा, इनको इक्वेट कराऊंगा और साइन अल्फा इक्वल्स टू, यहां हमारे पास आएगा बी अपॉन आर साइन थीटा। ये एंगल अल्फा आप इससे भी निकाल सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं। जो अब हम न्यूमेरिकल करेंगे उस न्यूमेरिकल में हम इस फॉर्मूले से वो एंगल निकालेंगे जो रिजल्टेंट बना रहा है। सो जो न्यूमेरिकल है आपका, वो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी आपका एग्जाम्पल 4.3। स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा, मैं इसको सोल्व करा रहा हूं। इसका जो सॉल्यूशन आएगा एग्जाम्पल 4.3, एग्जाम्पल 4.3 कहता है मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज, कहता है हमारे पास एक मोटर बोट है और उस मोटर बोट में की जो स्पीड है मोटर बोट की वो है 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम यहां लिखें वेलोसिटी या स्पीड ऑफ मोटर बोट इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी एक डायरेक्शन भी बता रखी है, डायरेक्शन कहता है टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ एक मोटर बोट है वो इतनी वेलोसिटी से चलती है, ठीक है। एंड द वाटर इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर, जो मोटर बोट जिस वाटर में चल रही है वो वाटर भी कुछ स्पीड पे कुछ वेलोसिटी से चलता है और वाटर की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर। और वो वाटर जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट ऑफ वेस्ट। देखिए यहां पे जब आप डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बोलिए आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इस डायरेक्शन में, इस नॉर्थ डायरेक्शन में जो मोटर बोट है उसकी वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी है वीबी, दैट इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कहता है एंड द वाटर इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। साउथ के ईस्ट में
वो 60 डिग्री पे है वाटर की वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये हमने वेलोसिटी दिखा दी है वाटर की, और ये इसके साथ कहता है एंगल 60 डिग्री पे है। सॉरी, इसके साथ नहीं है, इसके साथ, ये साउथ के साथ एंगल 60 डिग्री पे है। तो यहां पे ये दो वेक्टर्स आ गए हैं आपके पास, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। इन दोनों वेक्टर्स का कहता है पहले तो आप फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, एक वेलोसिटी ये, दूसरी वेलोसिटी ये। इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट आपको निकालना है, सिंपली ये जान लीजिए। तो दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर का रिजल्टेंट तो आपने अभी देखा है कि किस फॉर्मूले से निकलता है। तो यहां पे एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया है। अब यहां पे ये दोनों आप देखिए किस तरह से रखे हैं, इस वेक्टर की टेल और इस वेक्टर वीबी की टेल एक पॉइंट पे कोइंसिडेंट हो रही है, कोइंसाइड है एक पॉइंट पे। तो यहां जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और उसमें हमने किया था कि यहां पे हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये, और इसमें आप डायग्राम में थोड़ा सा इसको और ऊपर इस तरफ ले लो, इस तरह से। तो ये एक पैरेललोग्राम हमारे पास फॉर्म होगी। इसमें डायग्राम आप अच्छे से कर लेंगे, या इसको आप ऐसे करिए कि यहां से ऐसी कंडीशन है। अब हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम बन गई है। ये एक वेक्टर था वी डब्ल्यू और एक वेक्टर था ये वी बी। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो स्टार्ट होगा इस कॉमन इनिशियल पॉइंट से और जाके रुकेगा इस पॉइंट पे। मतलब ये जो डायगोनल आएगा वो डायगोनल जो इस कॉमन पॉइंट से शुरू होगा और यहां खत्म, इस कॉमन डायगोनल के अलोंग इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी और उस वेलोसिटी का हमने नाम दिया वी आर। अब वी आर जो है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, उसको हम निकालेंगे कैसे? आप देखिए वी आर इक्वल्स टू, ये हमारे पास होगी अंडर रूट, जैसे यहां हमने रिजल्टेंट निकाला था, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वेक्टर और स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इस फर्स्ट वेक्टर को आप मान लो वी बी और सेकेंड वेक्टर है हमारा वी डब्ल्यू, जो कि वाटर की जो स्पीड है वो। तो यहां पे ये जो वीबी है ये आपका फर्स्ट वेक्टर, मतलब ए की जगह हम लिखेंगे वी बी स्क्वेयर प्लस बी की जगह हम लिखेंगे वी डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस यहां पे 2ab कोस थीटा, यहां ए की जगह है वी बी और बी की जगह है वी डब्ल्यू, साथ में कोस। अब ये एंगल जो है थीटा, ये मान लो आप एंगल थीटा, इस एंगल थीटा की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे वो हमें देखना है। ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी मान लीजिए इसके साथ एंगल बना रही है फाई। फर्स्ट वेक्टर के साथ इसने एंगल बनाया फाई, और इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा? देखिए अगर मैं यहां से शुरू हूं, मैं यहां से शुरू होता हूं, सपोज कर लो, और कॉम्प्लिकेटेड है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहां से शुरू होता और यहां पहुंचता हूं तो एंगल बनेगा 180। 180 में से ये है 60, मतलब इस पूरे 180 में से अगर ये नीचे वाला मैं 60 माइनस कर दूं तो क्या केवल हमारे पास ये एंगल नहीं बनेगा?
और क्या ये एंगल इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच नहीं है? तो ये जो एंगल आया है इन दोनों वेक्टर्स के बीच, उस एंगल का नाम दे दो आप थीटा। थीटा ही था यहां भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल, यहां भी इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच हमने एंगल थीटा मान लिया। तो अब हमें पास थीटा भी है, VW भी है, V भी है, सबकी वैल्यू पुट करिए। यहां जो थीटा है उस थीटा की वैल्यू कितनी है? भाई पूरा था 180, 180 में से 60 माइनस कर दो, केवल ये एंगल बचेगा और इसकी वैल्यू है 120 डिग्री। तो यहां पे आप इसको सोल्व करिए। VB की वैल्यू है 25 स्क्वायर करेंगे प्लस VW है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर, स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू VB 25 VW 10 इंटू कोस थीटा की जगह लिखेंगे 120। ये हमारे पास आ गया है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास कोस 180 की वैल्यू आएगी -1/2। तो यहां पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास VR की वैल्यू आएगी। अब ये मैथमेटिकल है, स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर खोल दो, सबके मल्टीप्लाई या ऐड कर दो, ऐड करने के बाद इसका अंडर रूट है वो निकाल दो। तो वैल्यू आएगी, इसमें दे रखी है 22 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स वैल्यू इज 22 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी हमने निकाल दी। चलो इसमें मैं ये कहता हूं कि आप डायरेक्शन और बताइए कि आप डायरेक्शन कितनी है या कितने एंगल पे है। मैं कहता हूं फाइंड दी डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो आप डायरेक्शन निकालने के लिए ये एंगल निकालेंगे, या तो VB और रिजल्टेंट वाला एंगल निकाल दो, या VW और रिजल्टेंट वाला ये भी एंगल आप निकाल दो। तो आप बता पाएंगे कि ये किस डायरेक्शन में है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? यहां हमने फाई मान रखा है VB और रिजल्टेंट के बीच, तो ये फाई हमने बता दिया तो हम बता पाएंगे कि ये y एक्सिस से कितने एंगल पे है, किस डायरेक्शन में है। तो हमें ये फाई निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहां हम यूज करेंगे लॉ ऑफ साइन। देखो लॉ ऑफ कोसाइन से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहां हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे क्योंकि उसमें ये वैल्यूज पुट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब यहां वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? देखिए रिजल्टेंट है आपका VR, यहां से आप मैच कराते चलिए। R की जगह लेंगे VR अपॉन साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहां भी थीटा दो वेक्टर्स के बीच था, यहां भी थीटा दो वेक्टर्स के बीच है। ये VB और VW के बीच एंगल हमने थीटा ही माना, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू। उसके बाद आता है कि हमने जो फर्स्ट वेक्टर लिया था A, उसके नीचे आया था A अपॉन साइन बीटा। A की जगह क्या है यहां हमारे पास? VB अपॉन साइन। यहां साइन कितना आएगा? साइन जो आएगा वो साइन हमारे पास यहां देखिए, यहां था साइन बीटा। बीटा इज द एंगल बिटवीन सेकंड वेक्टर एंड द रिजल्टेंट। यहां हमारे पास सेकंड वेक्टर ये है, रिजल्टेंट ये है। ये जो एंगल आएगा ये एंगल हम यहां लिखेंगे और इस एंगल का नाम दे दो आप φ1, सपोज कर लो φ1 इक्वल्स टू B। B हमारा क्या है? B यहां सेकंड वेक्टर था, यहां हमने सेकंड वेक्टर लिया है VW, तो ये बनेगा VW अपॉन साइन। इस सेकंड वेक्टर के नीचे जो एंगल आएगा वो फर्स्ट वेक्टर का आएगा, और फर्स्ट वेक्टर के नीचे जो एंगल आया वो सेकंड वेक्टर का आया। तो यहां ये सेकंड वेक्टर है तो एंगल बनेगा फर्स्ट का, और फर्स्ट का एंगल कितना है? 5।
मतलब फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच जो एंगल बना वो हम यूज करेंगे फाई। अब यहां पे हमें वी आर पता है, हमें साइन थीटा पता है, हमें निकालना है फाई। तो क्यों ना हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वेट करा दें। तो यहां जब इक्वेट कराएंगे तो हमारे पास बचेगा वी आर अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू वी डब्ल्यू अपॉन साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू आएगी साइन फाई इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बनेगा वी डब्ल्यू अपॉन वी आर और साथ में साइन थीटा। साइन थीटा आएगा नीचे, सो ये आ गया आपका साइन थीटा। अब यहां पे कुछ मिस्टेक कर दी हमने शायद, आर अपॉन वी आर अपॉन साइन थीटा और वी डब्ल्यू अपॉन साइन फाई। तो यहां पे साइन फाई इस तरफ आएगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये भी कहा जाएगा ऊपर। अब वी डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है 10 किलोमीटर और वी आर की वैल्यू हमें पता है 22 किलोमीटर और साथ में थीटा भी हमें पता है। थीटा इज दिस एंगल एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 120। सो वी विल पुट दीज वैल्यूज 10 अपॉन रिजल्टेंट 22 इंटू साइन 120 और साइन 120 की वैल्यू आएगी √3/2। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कैसे वैल्यू निकालते हैं। 2 5 जा 10, हमारे पास आया 5√3/22। ये जो आया है ये साइन फाई आया है। फाई निकालने के लिए आप क्या करिए, साइन इनवर्स 5√3/22। This angle made by this resultant vector with this first vector and this is VB। इस VB के साथ रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया फाई, उस फाई की इतनी वैल्यू आएगी। तो ये था हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.3 जो कि टोटली इस लास्ट टॉपिक जो लास्ट चैप्टर में लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक किया था उस पे बेस्ड था। ये टोटली किस तरह से लॉ ऑफ साइन हमें लगाना है वो भी हमें ध्यान रखना है। और साथ में ये जो था tan अल्फा वाला, ये आप अपनी तरफ से लगा के देखेंगे और पाएंगे कि अल्फा की वैल्यू, यहां अल्फा की जगह हमने कितना लिया है 5। तो यहां जब आप ये लिखेंगे तो बनेगा tan फाई इक्वल्स टू बी, बी की जगह आएगा हमारा वी डब्ल्यू, ये सेकेंड वेक्टर हमने लिया वी डब्ल्यू और साइन थीटा अपॉन वी बी, ए प्लस बी, कोस थीटा था ए प्लस बी, ए की जगह वी बी की जगह वी डब्ल्यू कोस थीटा। सबकी वैल्यू आपको पता है, आपके पास थीटा भी है, आपके पास वी बी भी है, वी डब्ल्यू भी है। सब वैल्यू पुट करोगे तो यहां से भी फाई की वैल्यू आप निकाल पाओगे। सो ये था आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.3। अब हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे जो प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब वो 2 डायमेंशनल मोशन में है, वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं 2 डायमेंशन के मोशन में है, एक्स और वाई दोनों में है। तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो डिस्प्लेसमेंट भी हम निकालेंगे। हमने जिस तरह से मोशन इन स्ट्रेट लाइन में किया था कुछ वैसे ही यहां हम करेंगे, लेकिन वहां हमने सिर्फ एक डायरेक्शन ली थी, यहां हम 2 डायरेक्शन की बात करेंगे। सो सबसे पहले हम पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और किसका पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट
जो कि 2 डायमेंशनल मोशन में है, मतलब वो प्लेन में मूव कर रहा है। तो जब वो प्लेन में मूव करेगा तो मान लीजिए कि आपके पास है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अगर वो एक एक्सिस में मूव करता, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता, 1 डायमेंशनल मोशन में होता, तो या तो वो एक्स एक्सिस में मूव करता तो उसकी वैल्यू सिर्फ इसके अलोंग होती, यहां हो सकता था, यहां हो सकता था, यहां हो सकता था। अगर केवल y में मूव करता तो भी स्ट्रेट लाइन कहलाता, 1 डायमेंशन मोशन कहलाता, लेकिन बस इतना फर्क था x के बजाय कहां मूव कर रहा है, y एक्सिस में। तो यहां हो सकता था, यहां मिलता, यहां मिलता, यहां मिल सकता है, लेकिन वो ना x में करता ना y में करता, वो दोनों में करता है। मतलब वो x और y दोनों में मूव कर रहा है, तो हम उस मोशन को नाम देंगे मोशन इन ए प्लेन। तो एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मान लो यहां है, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये पोजीशन P पे एक ऑब्जेक्ट है T टाइम पे, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो बताया था कि स्ट्रेट लाइन में हमें किसी वेक्टर की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन यहां डायरेक्शन, पोजीशन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर की जरूरत होगी। तो इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पोजीशन वेक्टर की जरूरत होगी। वो पोजीशन वेक्टर कहां से कहां तक होगा? अगर मैं इस पॉइंट को इस ओरिजिन से मिला दूं, अगर मैं इस पॉइंट को इस ओरिजिन से मिला दूं, एक्स वाई के ओरिजिन से, तो ये जो आया है आपका, ये पोजीशन वेक्टर है। ये आर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन ए प्लेन। दिस आर इज द पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन की जो वैल्यू है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये ना तो x में है ना y में है, ये दोनों में है। इसका मतलब इसकी वैल्यू x में भी मिलेगी, इसकी वैल्यू y में भी मिलेगी। इसकी वैल्यू x में कितनी मिलेगी? जिस तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा मैथमेटिक्स में, वैसे ही ऐसे करना है। इस पॉइंट से आप x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो वैल्यू आई है यहां से लेकर यहां तक, इसका नाम दे दो x। तो ये जो x है, ये x रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर r इन x एक्सिस। x एक्सिस में r की वैल्यू है x, और x एक्सिस में है, तो इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लगाया i कैप, क्योंकि i इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम इसको लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसलिए लिखने से फायदा ये हुआ कि हम ये बता पाएंगे कि ये वैल्यू x एक्सिस में है। आई कैप हमने लगा दिया। तो सिमिलरली y में देखने के लिए हम यहां पे ऐसे करेंगे, यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर r अलोंग y एक्सिस, और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है y j कैप। j कैप इसलिए लगाया ताकि आपको पता चल सके कि ये y r की वैल्यू है, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है y, किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। तो हमने इसके साथ लगा दिया j कैप। अब r की जो वैल्यू आई है, वो नेट वैल्यू r इक्वल्स टू x में भी है y में भी है, टोटल कितनी आएगी? x i कैप प्लस y j कैप। This is the value of position vector, means this is the position vector which represent the position of particle of object in a plane। एक प्लेन में, मतलब एक 2 डायमेंशनल मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से पोजीशन वेक्टर लेंगे। तो ये था ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन वेक्टर।
अब अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आएगा? ये तो था पोजीशन वेक्टर, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां हमने सिर्फ एक पोजीशन रिप्रेजेंट कराई है बच्चों। ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करेगा, और डिस्प्लेसमेंट करेगा तो उस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और उस वेक्टर का हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आप देखिए। मान लो कि ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ऑब्जेक्ट प्लेन में है तो एक्स और वाई दोनों में वैल्यू रखेगा, एक्स और वाई, ये है ओरिजिन। मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, या ये मान लो कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मोशन में है, इस कर्व के अलोंग ऑब्जेक्ट मोशन में है, यहां से चलता है और इस तरफ बढ़ता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे और ऐसे। अब इस कर्व पे जब ऑब्जेक्ट यहां था तो आपने उसको देखना शुरू किया, जब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो ऑब्जेक्ट यहां था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां थी। इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो जब पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी तो यहां इस पॉइंट को आप इसके ओरिजिन से मिलाएंगे, तो ये जो आया है ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ ऑब्जेक्ट एट इनिशियल टाइम, और इसका हमने नाम दिया आर। एक टाइम t1 पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर आया आर, ये आर पोजीशन वेक्टर पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा एट टाइम t1। उसके बाद आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद आप t2 टाइम पे ऑब्जेक्ट यहां पहुंचता है, और आप t2 टाइम पे फिर से उसकी पोजीशन देखते हैं तो पाएंगे कि ऑब्जेक्ट यहां है। इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए t2 टाइम पे आपको एक और पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और उस पोजीशन वेक्टर के लिए आपने फिर से इस पॉइंट को यहां ओरिजिन से मिलाया, तो ये आपका बनेगा पोजीशन वेक्टर एट टाइम t2, मतलब इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t2, और इसका हमने नाम दे दिया है r डैश। अब इनिशियल टाइम पे पोजीशन ये थी, फाइनल टाइम पे पोजीशन ये है, नेट चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वो नेट चेंज इन पोजीशन आप कैसे निकालेंगे? ऑब्जेक्ट यहां से चला यहां पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशंस, दो पोजीशंस के बीच, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट पाथ आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। इन दोनों पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? क्या शॉर्टेस्ट पाथ ये नहीं होगा, ये लाइन? तो ये जो आपका आया है ये डिस्प्लेसमेंट आ गया है इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, और इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो यहां पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया है उसको हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, इसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट को डेल आर। यही तो डिस्प्लेसमेंट था, और इस डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया डेल आर। इसका नाम दिया है, इसकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन,
means r dash minus r. This is the displacement of vector in time interval t2 minus t1. r की वैल्यू कितनी थी? यहां जब आपने देखा था कि r की वैल्यू थी एक्स आई प्लस वाई जे कैप, सर्टेन टाइम t2 पे जो पोजीशन वेक्टर था वो था r डैश। r डैश की वैल्यू कितनी होगी उसको आप नाम दे दो x डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। आपके पास r डैश भी है, आपके पास r भी है, तो यहां r डैश और r की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा r डैश की वैल्यू है x डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस आर कितना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब जो हमने वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन एनालिटिकल मेथड से किया था वो यहां यूज होगा। मतलब जो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, जो दूसरे बच गए हैं वो जो जिस डायरेक्शन में है उनको आप आपस में ऐड करिए। मतलब वही कंपोनेंट आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, जो एक सेम डायरेक्शन में जो जो कंपोनेंट है उनको आप ऐड कराएंगे और सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे। तो यहां एक्स डैश आई कैप में मतलब एक्स डायरेक्शन में और ये भी है एक्स डायरेक्शन में, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, इनके साथ नहीं होगा। जो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में उनका ही आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराएंगे। तो डेल आर इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस, यहां माइनस बार था अंदर जाएगा तो यहां भी माइनस बनेगा, वाई डैश माइनस वाई जे कैप। ये एक्स डैश माइनस एक्स रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस। भाई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में है, एक्स में भी वैल्यू रखता है वाई में भी रखता है। अगर वो मोशन में है 2 डायमेंशन में, एक्स और वाई दोनों में है मोशन में, तो कुछ वैल्यू उसकी एक्स के अलोंग भी चेंज होगी, कुछ वैल्यू उसकी वाई के अलोंग भी चेंज होगी। जो एक्स के अलोंग चेंज हुआ वो ये आया। इसका मतलब एक्स डैश माइनस एक्स रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में इतना है, तो इसको आप नाम दे दो डेल एक्स। ये चेंज को हमने रिप्रेजेंट कराया डेल एक्स आई कैप प्लस वाई एक्सिस में जो पोजीशन चेंज हुई वो आया वाई डैश माइनस वाई, और ये वाई डैश माइनस वाई रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। तो इसको लिखिए आप डेल वाई जे कैप इक्वल्स टू डेल आर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट of a particle in xy plane and this is the displacement along x-axis, this is displacement along y-axis। ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो डेल आर है, डेल आर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो इस तरह से हम इनको कर पाएंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। अब इसके आगे आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसको हम इस v बार से, चलो v एवरेज ऐसे लिख देते हैं। v एवरेज इक्वल्स टू नेट डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन टाइम इंटरवल। यहां पे ये जो टाइम इंटरवल था t2 माइनस t1, इसको आप नाम दे दो डेल टी। इस डेल टी टाइम के दौरान जो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया वो आया डेल आर। तो यहां आप लिखिए डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल आर की वैल्यू है डेल एक्स आई कैप
प्लस डेल वाई जे कैप। भाई अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई दोनों में है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी एक्स और वाई दोनों में ही आएगी। तो यहां हम एक्स और वाई दोनों में वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप अपॉन डेल टी कितना है, ये तो टाइम इंटरवल है पूरे मोशन का, वो चाहे एक्स में हो चाहे वाई में हो, टाइम कितना आया डेल टी। जब आप यहां इन दोनों को अलग अलग करोगे तो यहां हमारे पास आएगा डेल टी को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, चलो यही देख लो, डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप। क्या ये नेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इन टाइम डेल टी, और क्या ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इन टाइम इंटरवल डेल टी। आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम, क्या ये वेलोसिटी नहीं है, लेकिन पोजीशन किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, एक्स डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी भी किस में आएगी, एक्स में आएगी। तो ये जो वेलोसिटी आएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग वो एक्स एक्सिस में जब वो चल रहा था तो कितनी वेलोसिटी से चला उसको बताएगा ये कंपोनेंट, ये क्वांटिटी। जब वो वाई एक्सिस में था तो उस दौरान उसकी कितनी वेलोसिटी रही उसको बताएगी ये क्वांटिटी। तो इसको हम लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस इसको हम लिखेंगे वी वाई जे कैप। ये सारा किसके बराबर, वी एवरेज, तो ये भी किसके बराबर, वी एवरेज। सो वी एवरेज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेकिन अभी ये हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली है, अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है वो आप देखिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसमें हम एक टाइम इंटरवल में नहीं एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी मेजर करें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो यहां पे जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू लिखी थी तो हमने कहा था कि जो टाइम इंटरवल डेल टी है उसको आप बिल्कुल छोटा करते लाइए। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट 0 से 5 सेकंड के बीच मोशन में रहा, मैंने कहा कि इसकी एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो आप एवरेज बताएंगे 0 से 5 सेकंड के बीच। फिर मैं कहता हूं कि आप 0 से 4 सेकंड के बीच बताइए, तो टाइम इंटरवल रहा 4 सेकंड, आपने 4 सेकंड के बीच उसकी एवरेज वेलोसिटी बताई। फिर मैं कहता हूं कि आप 0 से 3 सेकंड के बीच आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए, यहां टाइम इंटरवल रहा 3 सेकंड, और जब मैं कहूं 0 से 2 सेकंड के बीच तो आपने वेलोसिटी निकाली 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में, और जब मैं कहूं कि 0 से 1 सेकंड के बीच निकालिए तो यहां वेलोसिटी निकाली आप 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में, और मैं तुरंत कहूं कि आप 0 सेकंड पे ही बताइए वेलोसिटी कितनी है। मतलब जब मैंने देखा उसी टाइम आप बताइए वेलोसिटी कितनी है। तो यहां आप देखिए टाइम इंटरवल में धीरे धीरे कम करता ला रहा था, पहले 5 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और लास्ट में 0। जब टाइम इंटरवल 0 हो जाए तो जो वेलोसिटी आप मेजर करेंगे उसका नाम होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने ये लिखा था वहां लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और यहां डेल टी टेंड्स टू 0 तो हम डेल टी की जगह लिखेंगे डी टी। अब आप ये कहेंगे
कि इसको तो आपने 0 के इक्वल्स पुट किया तो आपने इसको लिख दिया dt, लेकिन मैं ऊपर भी लिखूंगा dr। अब ऐसा क्यों भाई? जब टाइम इंटरवल आपने इतना स्मॉल कर दिया है तो स्मॉल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट भी तो बहुत स्मॉल होगा, तो वहां हम डेल आर की जगह यहां भी क्या लिखेंगे? डी आर। दिस इज दी वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जो डी आर है उस डी आर की जगह आप क्या लिखेंगे? सो आपको यह पता है कि आर की वैल्यू क्या थी, आर के बारे में आपको पता ही है। तो जब यहां पे ये एवरेज वेलोसिटी आपने निकाली डेल एक्स अपॉन डेल टी डेल वाई अपॉन डेल टी, यहां था डेल आर अपॉन डेल टी, तो आपने यहां भी डेल लगाया, यहां भी डेल लगाया। जब आप यहां डी आर अपॉन डी टी करेंगे तो क्या यहां पे इस डेल की जगह डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस यहां डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, ये जो कंपोनेंट आया है दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं यहां लिखूंगा कि v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई है। अब ये मत सोचना कि यहां भी vx, यहां भी vx, यहां भी vy, यहां भी vy। फर्क क्या आया? फर्क ये है कि यहां vx और vy एवरेज वेलोसिटी थी, लेकिन यहां vx vy रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ये डिफरेंस है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। अब अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे वो आप देखिए। यहां पे ये हमने कुछ x और y लिया है। मैं एक बार फोन चेक कर लूं कि चल रहा है या रुक तो नहीं गया बीच में। चलो चल रहा है। सो यहां पे ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। आपने ऑब्जेक्ट का मोशन लिया कुछ इस तरह से, आपने कहा कि ऑब्जेक्ट इस कर्व के अलोंग मोशन में है, ठीक है भाई। अब एक सर्टेन टाइम पे आपने देखा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है यहां, तो इस पोजीशन को जब आप मिलाएंगे तो यहां पे ये आपने नाम दिया P। इनिशियली ऑब्जेक्ट की पोजीशन P थी और इस P को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने जो पोजीशन वेक्टर लिया उसका आपने नाम दे दिया R। ये हो गया है। उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद ऑब्जेक्ट मोशन में था तो यहां से चल के यहां पहुंच गया है और इसका आपने नाम दिया P1। इस P1 पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक और पोजीशन वेक्टर लिया और वो पोजीशन वेक्टर आपने नाम दिया R1, ठीक है। ये जो टाइम इंटरवल आया है इस टाइम इंटरवल का नाम दे दो कि यहां से लेकर यहां तक जो मोशन हुआ उस मोशन का टाइम पीरियड है डेल t1। टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल डेल t1, ये हो गया है। अब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करता है यहां से लेकर यहां तक, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आई है ये P से लेकर P1। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो जो वेलोसिटी आएगी, और ये वेलोसिटी कौन सी आएगी? एवरेज वेलोसिटी आएगी, क्योंकि यहां टाइम इंटरवल 0 नहीं, कितना है? डेल t1। तो इस डेल t1 में टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी आई
उसको हमने नाम दे दिया है वी एवरेज, और इसकी डायरेक्शन आई है ये। जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसी तरफ एवरेज वेलोसिटी होगी। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि इस टाइम इंटरवल को स्मॉल करते हुए आएंगे। हम कहते हैं कि इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां भी उतने ही टाइम पे था, यहां मोशन है कुछ इस तरह से था, इसी तरह से इनिशियली आप मानेंगे कि जिस जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट था उसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रहेगा, और इसका आपने नाम दिया आर, क्योंकि पोजीशन सेम है तो पोजीशन वेक्टर भी सेम रहेगा, और इसको आप नाम दो पी। लेकिन अब की बार जो टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल का नाम दो del t2, and this del t2 is less than del t1। अगर टाइम इंटरवल कम हो गया है तो पोजीशन चेंज, कम टाइम में कम पोजीशन चेंज होगी, तो कम पोजीशन चेंज होगी तो पहले इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया था, इतना डिस्प्लेसमेंट था, अब की बार थोड़ा कम कराएंगे, और हमने कहा कि यहां है पोजीशन। फाइनली जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां है, और इसका नाम दे दिया P2। P1 नहीं देंगे क्योंकि P1 तो इतनी दूर था, ये तो कम डिस्टेंस पे है, तो इसका नाम P2। अब इस P2 पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप फिर से एक पोजीशन वेक्टर लेंगे और इसका नाम देंगे R2। यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो P से P2 के बीच कितना हुआ, दोबारा से आप इन दोनों को मिला दो, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ आया P से लेकर P2 के बीच, ये रिप्रेजेंट करेगा नेट डिस्प्लेसमेंट। यहां नेट डिस्प्लेसमेंट था डेल R1, यहां नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया है डेल R2, लेकिन ये डेल R2 स्मॉल टाइम इंटरवल में है, डेल T2 में यहां डिस्प्लेसमेंट इस तरफ था, तो जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही रहेगी कि नहीं, v एवरेज इज इन दिस डायरेक्शन। ये थी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब अगर मैं इस टाइम इंटरवल को और कम करता हुआ हूं तो यहां पे क्या होगा, सेम कर्व के अलोंग सेम मोशन में है ऑब्जेक्ट, ये था, लेकिन यहां भी हमने ये कहा कि इनिशियल पोजीशन यहां भी सेम है, ये आपने नाम दिया P, क्योंकि इनिशियल पोजीशन सेम और इसका पोजीशन वेक्टर R। लेकिन जो पोजीशन हम फाइनल टाइम पे ले रहे थे उसको चेंज करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इसको हम मेजर करेंगे, इस मोशन को मेजर करने का जो टाइम इंटरवल होगा उसका हमने नाम दिया डेल T3, and this del T3 is less than del T2 less than del T1। ये इस del T2 से भी छोटा है। अगर ये टाइम इंटरवल इतना छोटा तो यहां पे जो चेंज आएगा पोजीशन का इस टाइम इंटरवल में वो तो बहुत कम होगा, तो इस P से कितने डिस्टेंस पे जा पाएगा, हमने कहा केवल इतनी ही डिस्टेंस पे जा पाएगा, और इसका नाम दे दो P3। डेल T3 में इसने P से P3 तक मोशन किया, तो इस P3 पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर आएगा उसको आप नाम दे दो R3। ये हो गया। यहां P और P3 के बीच जो मोशन होगा वो कितना होगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, और ये दोनों पॉइंट्स के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही नेट डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, और यहां नेट डिस्प्लेसमेंट को हमने बोला डेल R3। इसकी डायरेक्शन है इस तरफ ऊपर की तरफ, तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी भी उसी तरफ, तो v एवरेज भी किस तरफ आएगी, इसी तरफ। ये पोजीशन P3।
अब यहां आप देखिए कि धीरे धीरे हम इस टाइम इंटरवल को कम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी से जीरो नहीं हुआ है। और अगर टाइम इंटरवल जीरो नहीं तो यहां जो वेलोसिटी आएगी उसको हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं कहेंगे। लेकिन लास्ट में अब की बार हम क्या करेंगे कि जो टाइम इंटरवल था उसको बिल्कुल ही हमने स्मॉल कर दिया है। और बिल्कुल स्मॉल कर दिया तो ऑब्जेक्ट इनिशियली था यहां इस पोजीशन P पे, और इस P पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो पोजीशन वेक्टर आया R, ये ठीक है। लेकिन यहां जो टाइम इंटरवल हम लेंगे वो टाइम इंटरवल इतना स्मॉल लेंगे कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जा ही नहीं पाएगा, अपनी पोजीशन चेंज कर ही नहीं पाएगा। और अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है तो यहां था और यही रहेगा। और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी आएगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल उसको आप नाम दे दो डेल T4। लेकिन ये डेल T4 टेंड्स टू जीरो है, ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है। तो इस स्मॉल टाइम में बहुत स्मॉल पोजीशन चेंज हुई, और इवन हम ये कहेंगे कि पोजीशन चेंज हुई ही नहीं। तो वहां क्योंकि जैसे ही देखो आप बाइक पे जा रहे हो और आपने तुरंत वेलोसिटी देखी ऑब्जेक्ट की, तुरंत आपने स्पीड देखी बाइक की, तो जैसे ही आप देखते हैं आप केवल कुछ माइक्रो सेकंड में ही वेलोसिटी देख लेते हैं, तो उसमें कितनी पोजीशन चेंज हो पाएगी, नेग्लिजिबल। यहां भी हमने ये कहा कि पोजीशन कितनी चेंज होगी, नेग्लिजिबल। और इस पॉइंट पे इस स्मॉल टाइम इंटरवल में इस डेल T4 टेंड्स टू जीरो में जो वेलोसिटी आएगी उस वेलोसिटी का नाम देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है। तो यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे? अब की बार तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट था वो है ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है। एवरेज अलग है, इंस्टेंटेनियस अलग है। तो यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पे एक स्लोप ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और ये जो टेंजेंट आया है इस पॉइंट पे, दिस टेंजेंट विल रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट उसी डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम यहां देखते इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आता वो कुछ आता इस तरफ, नीचे की तरफ, ये इस डायरेक्शन में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती इस तरफ। अब की बार इस तरफ है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आई इस तरफ। ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन टू डायमेंशन। मतलब जो ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का यूज किया। अब ये जो v वेलोसिटी आई है ये ना तो x में है ना ये y में है, इसका मतलब ये x और y दोनों में है। अब देखिए ये कुछ इस तरह से है, तो ये बीच में आ रही है, x इस तरह होगा y इस तरह होगा, और इस x और y के बीच में ये वेलोसिटी है, ऐसी कंडीशन है। तो मैं यहां ये जो कंडीशन आई है इसको मैं यहां ड्रॉ करा रहा हूं। ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये ना x ना y, ये दोनों में है, x और y दोनों में है। भाई प्लेन की बात करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी दो डायमेंशन में आएगी, मतलब x और y। तो x एक्सिस के लिए हमने ड्रॉ किया ये, और y के लिए हमने ड्रॉ किया ये vx और ये vy। v इंस्टेंटेनियस किस तरह से था, vx प्लस vy। v इंस्टेंटेनियस यहां भी कितना आएगा, vx प्लस vy। लेकिन x के साथ कितने एंगल पे है,
अगर वो एंगल हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एंगल अगर हमें निकालना पड़ेगा तो हम यहां पे करेंगे, ये मान लो एंगल है थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, जो Vx कंपोनेंट था उसके साथ एंगल थीटा पे है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू थोड़ी निकाली है। वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। जितना साइज परपेंडिकुलर का उतना ही साइज Vy का। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है Vy। ये जो बेस आया है इसकी वैल्यू है Vx। टेन थीटा लिखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। जब आप यहां से टेन थीटा लिखेंगे तो टेन थीटा आपके पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी में परपेंडिकुलर तो है ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है? वी वाई। तो आप लिखेंगे वी वाई अपॉन बेस कितना है? वी एक्स। सो ये आया वी एक्स। थीटा आपका बनेगा टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। इस तरह से इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आप बता पाएंगे कि कितने एंगल पे है ये एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ बता दिया, वाई के साथ कितने पे होगी? दोनों में एंगल 90। 90 में से थीटा को माइनस करोगे तो ये एंगल बचेगा कि नहीं? तो आप वाई के साथ भी एंगल निकाल सकते हो, एक्स के साथ भी। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो इसको अच्छे से करिए। इसको समझोगे तो ही जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक्सेलरेशन का, उसे आप समझ पाएंगे। सो थैंक यू।